नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं क्षेत्र मिति की। विभिन्न प्रकार के आकार, विभिन्न प्रकार के ज्यामितीय संरचनाओं को समझ रहे हैं एवं उसका क्षेत्रफल, बाहरी घेरा अर्थात परिमाप आदि कैसे ज्ञात किया जाता है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। अभी तक आप लोग जान चुके हैं आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, साथ ही साथ समलंब चतुर्भुज का घेरा एवं क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। आज की कक्षा में हम मुख्य रूप से बात करेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल या घेरा, साथ ही साथ और भी कई प्रकार के बहुभुज यदि आपको मिल जाएं तो उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। अभी तक जितनी आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना हमने सीखा है या घेरा ज्ञात करना सीखा है, इनकी सहायता से अब बहुत प्रकार के अलग अलग आकृतियों का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम लोग बात कर रहे हैं समचतुर्भुज की। रोम्बस जिसे कहते हैं। पिछली कक्षा में हम लोग समचतुर्भुज की जानकारी हासिल किए हैं, इससे थोड़ा जान पहचान बढ़ाए हैं। आशा है आप इसे पहचान पा रहे होंगे। कैसा चतुर्भुज होता है? समांतर चतुर्भुज। एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में एक दूसरे के बराबर होती हैं, साथ ही साथ कोई भी कोण समकोण न हो। तो जान पहचान हो गई है। आप इसका गुणधर्म भी जानते हैं। क्या होता है गुणधर्म? समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। आइए हम लोग मिलजुल करके क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं समचतुर्भुज के। इसके लिए एक समचतुर्भुज लेते हैं। माना ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है जिसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आइए एक समचतुर्भुज का निर्माण करते हैं। काफ़ी आसान है ज्ञात करना, निर्माण करना। नाम हमने दे दिया ABCD। इसकी खास बात क्या पता है बच्चों कि इसकी सभी भुजाएं, जैसे ही ये समचतुर्भुज हो गया तो भुजा AB बराबर हो गया BC के, बराबर हो गया CD के और बराबर हो गया AD के। हमें क्या ज्ञात करना है? इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए जरा समझें कैसे क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम लोग विकर्ण AC एवं BD को मिलाते हैं, मिलाते हैं। विकर्ण को क्यों मिलाए हैं? विकर्ण के बारे में हम बहुत मज़ेदार बात जानते हैं समचतुर्भुज के बारे में कि इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित बराबर बराबर काटते हैं, और जब मिलाए हैं तो कहीं न कहीं कटेगा। मान के चलिए बिंदु E पर एक दूसरे को काटते हैं। आप इस बात को भी लिख सकते हैं कि बिंदु E पर विकर्ण एक दूसरे को काटती है, एक दूसरे को काटती है। आप क्या जान रहे हैं कि ये जो विकर्ण है एक दूसरे को 90 का कोण बना रही है, समकोण बना रही है, अर्थात शीर्ष लंब है। अब आइए हम लोग ज्ञात करते हैं एरिया ऑफ रोम्बस समचतुर्भुज ABCD। कैसे ज्ञात करेंगे? आइए देखिए आप, यदि हम ले ये जो विकर्ण BD है, इस पूरे समचतुर्भुज को दो हिस्सों में बांट रहा है, DAB। जहां हमारा मार्कर चल रहा है बच्चों, हम हाईलाइट कर रहे हैं, आप इसे देखें। एक त्रिभुज इधर है
और एक त्रिभुज बिना हाईलाइट का है BCD। यदि इन दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करके हम योग बना दें, जोड़ दें, तो क्या हो जाएगा, पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो आइए हम लोग ज्ञात करते हैं किसका किसका कैसे कैसे ज्ञात होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD और इसके साथ एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, दोनों को ज्ञात करके जोड़ देते हैं। और त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होता है, बिल्कुल पूर्व से ज्ञात है हमें, 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब। तो हम लोग ज्ञात कर रहे हैं पहले त्रिभुज ABD, ध्यान दीजिए ABD का। इस त्रिभुज में यदि आप देखें तो AE इस पर आकर समकोण बना रहा है, अर्थात शीर्ष लंब है AE, किसके लिए, आधार BD के लिए। तो हम लोग लिखेंगे 1/2 गुना आधार BD गुना इसके लिए शीर्ष लंब कौन हो जाएगा, AE। एक त्रिभुज का तो क्षेत्रफल ज्ञात हो गया बच्चों। आइए इसी प्रकार से एक और त्रिभुज है हमारे पास BCD, इसका भी क्षेत्रफल जरा ज्ञात करें। क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि CE शीर्ष लंब है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हम लोग यहाँ भी सूत्र लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार, और आधार के जगह हमारा कौन है BD और शीर्ष लंब है हमारा CE। आइए इसे थोड़ा और हल कर लें। इन दोनों में देखिए 1/2 भी है और BD भी है, तो जो कॉमन है उसे हम लोग एक जगह रख लेते हैं। इससे क्या बच गया, AE प्लस इसमें बच गया आपका CE। आइए हल कर लेते हैं, 1/2 गुना BD गुना AE और CE, जरा ध्यान दीजिए, AE और CE इन दोनों को यदि जोड़ा जाए तो आपको क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा विकर्ण AC। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बच्चों हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। कैसे ज्ञात किया जा सकता है, 1/2 गुना BD गुना AC। अब BD क्या है, देखिए BD क्या है, एक विकर्ण है, और AC क्या है, दूसरा विकर्ण है। दो विकर्ण होते हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यदि कभी आपको सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, 1/2 गुना एक विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, या इसे आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। इस सूत्र की सहायता से सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। साथ ही साथ हमने आपको कहा कि सम चतुर्भुज निश्चित रूप से समांतर चतुर्भुज होता है, और अर्थात समांतर चतुर्भुज का भी सूत्र आप इसमें लगा सकते हैं, यानी इसका क्षेत्रफल आप आधार गुना शीर्षलंब करके भी ज्ञात कर सकते हैं। आधार गुना शीर्षलंब कौन सा सूत्र हम लोग कब लगाएंगे, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या क्या दिया गया है। उसके आधार पर कभी ये जिसकी जब जरूरत पड़े आप लगाकर सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। आइए इसका हम कुछ उदाहरण देखते हैं साथ में। प्यारे बच्चों, आइए साथ में मिलकर हम एक प्रश्न करते हैं। छोटा सा प्रश्न है, लिखा हुआ है, उस सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात करें जिसका विकर्ण 12 सेंटीमीटर एवं 16 सेंटीमीटर है। एक सम चतुर्भुज है, जैसा कि प्रश्न कह रहा है। इसके जो विकर्ण हैं, इसकी लंबाई दी गई है क्रमशः 12 सेंटीमीटर एवं 16 सेंटीमीटर। आप चाहें तो इसका नाम रख सकते हैं PQRS, और T बिंदु पर इसके विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं। इसके विकर्ण जो PR हैं, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर एवं SQ की लंबाई 16 सेंटीमीटर दी गई है। हमें कहा गया है कि उसका क्षेत्रफल एवं
परिमाप ज्ञात करें। तो आइए सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं क्षेत्रफल। और चतुर्भुज कैसा है आप तो देख पा रहे हैं, रोम्बस है, समचतुर्भुज है। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होता है बच्चों? अभी आपने देखा है, बहुत आसान है, 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। इस प्रकार काफी आसानी से आप क्षेत्रफल ज्ञात कर पाते हैं या कर सकते हैं। तो आइए हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। 1/2 गुना विकर्ण, और विकर्ण इसके दिए गए हैं क्रमशः आपके 12 एवं 16। बस इसी को यदि हम हल कर लें, कैलकुलेट कर लें, तो आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। आप चाहें तो हल कर सकते हैं। 96 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपको उत्तर प्राप्त हो गया। इसी के साथ एक और प्रश्न है कि परिमाप ज्ञात करें। अब परिमाप कैसे ज्ञात होगा? परिमाप ज्ञात करने के लिए हमको इसके चारों ओर बाहर का माप चाहिए, अर्थात इसके भुजाओं की लंबाई चाहिए। और बाहर का तो माप आप जानते हैं कि सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं। कोई एक भुजा भी ज्ञात हो जाएगा तो हम आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। आइए ढूंढने का प्रयास करते हैं। समचतुर्भुज के बारे में हमें उसकी एक विशेषता पता है कि इसके जो विकर्ण हैं एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। ये बातें हमें पता हैं। अब इसी गुणधर्म का उपयोग करके आइए हम लोग परिमाप ज्ञात करते हैं। ये विकर्ण है, एक दूसरे को मान के चलिए समकोण पर 90 डिग्री पर समद्विभाजित 2 बराबर भागों में बांट रही है। अब ये विकर्ण PR की लंबाई है 12 सेंटीमीटर, तो बिंदु T इसे क्या करेगा? 2 भाग में बांट दिया, अर्थात इधर यदि 6 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई भी हो गई 6 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार बच्चों ये जो दूसरा विकर्ण है आपका SQ, इसे भी बिंदु T 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है, और विकर्ण SQ की लंबाई है 16 सेंटीमीटर, तो इसे 2 भाग में यदि आप बांट देंगे तो हो गया 8 सेंटीमीटर। अब जरा ध्यान दीजिए, आप त्रिभुज STR पर, कैसा त्रिभुज है? जिसका एक कोण समकोण है। हम लोग बात कर रहे हैं समकोण त्रिभुज किसका? STR का। इसमें जो कोण T है वो 90 डिग्री है, और समकोण के सामने की जो भुजा होती है उसे क्या कहते हैं? कर्ण। तो हम लोग क्या लिखेंगे इस समकोण त्रिभुज में? कर्ण का वर्ग, अर्थात SR का जो स्क्वायर है अन्य 2 समकोण बनाने वाली भुजाएं ST का स्क्वायर एवं RT के स्क्वायर के बराबर होगा। आइए इसे हल कर लें। हो जाएगा SR स्क्वायर बराबर ST, कितना मान दिया गया बच्चों? 8, प्लस RT कितना मान दिया गया है? 6 का वर्ग। हल कर लें आप। SR स्क्वायर बराबर हो गया 64 प्लस 36, अर्थात SR बराबर कितना हो गया? वर्गमूल 100 का 10 सेंटीमीटर, अर्थात इसकी जो भुजा है यह आ गई 10 सेंटीमीटर। भुजा SR की लंबाई, हमें पता है कि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। जब भुजा की लंबाई निकल गया तो परिमाप हम लोग आसानी से उसमें 4 से गुणा करके प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा हो गया 4 गुणा 10 बराबर 40 सेंटीमीटर। इस प्रकार बच्चों यदि विकर्णों की लंबाई दी रहे तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल एवं उसका परिमाप आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। कभी कभी एक विकर्ण की लंबाई और एक भुजा की लंबाई दी रहेगी, तब आप इसी प्रकार का समकोण त्रिभुज का प्रमेय उपयोग करके दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कर पाएंगे एवं उसका क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आशा है आपने
समचतुर्भुज का क्षेत्रफल समझा होगा, इसे आसानी से बनाएंगे। आइए अब हम लोग बात करेंगे समचतुर्भुज के बाद कि और भी किसी प्रकार का बहुभुज यदि आए तो हम उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। हम लोग कई प्रकार की ज्यामितीय आकृतियाँ जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज की बात किए हैं। ध्यान दीजिए, ये जो त्रिभुज है या 4 भुजा वाला चतुर्भुज है, इसकी भुजाओं की संख्या यदि बढ़ा दें 5 भुजा वाला, 6 भुजा वाला, 7 भुजा वाला, तो इन सभी आकृतियों को हम लोग बहुभुज के नाम से जानते हैं। बहुभुज क्या होता है फिर से समझिए। प्रत्येक त्रिभुज एक बहुभुज है, प्रत्येक चतुर्भुज एक बहुभुज है, या इससे अधिक भुजाओं वाला कोई भी आकृति जो सरल रेखा से बना हुआ है, बंद है, वो सब का सब बहुभुज कहलाता है। फिर से सुनिए बच्चों, बहुभुज के बारे में हम 2 बातें बता रहे हैं आपको। सरल रेखाओं से बनी, सरल रेखाओं से बनी बंद आकृति, बंद आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज कहलाती है। तो आप किसी भी प्रकार की बंद आकृति बना दें, यदि वह सरल रेखाओं से बना हुआ है तो ऐसी आकृति को हम लोग बहुभुज कहेंगे। क्या इसे कहेंगे हम लोग बहुभुज? जरा ध्यान दीजिए, बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्यों? बंद तो है लेकिन सरल रेखा से बनी हुई नहीं है। इसी में यदि एक दूसरा आकृति हम आपको दिखाएं, ये देखिए, क्या इस आकृति को हम बहुभुज कहेंगे? यदि ये सभी सरल रेखाएं हैं, क्लोज्ड हैं, तो हम कहेंगे कि हाँ, यह एक बहुभुज है। इस प्रकार का यदि कोई भी आकृति आप बनाते हैं तो ये सारी आकृतियाँ क्या कहलाएगी? बहुभुज कहलाएगी। बंद होना चाहिए, साथ ही साथ सरल रेखाओं का उपयोग होना चाहिए। ध्यान दीजिए, आप इस आकृति में पहचान सकते हैं कि कौन कौन सी आकृति बहुभुज है और क्यों है। बस 2 ही बात ध्यान रखना है, सरल रेखा से बना हुआ होना चाहिए और क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। तो वो त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो, चतुर्भुज में किसी प्रकार का चतुर्भुज हो या 5 भुजा वाला पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, 8 भुजा वाला हो, कोई इतना भी भुजा वाला हो, सबको हम लोग बहुभुज के नाम से जानते हैं। अब प्रत्येक अलग अलग बहुभुज के लिए हम अलग अलग फॉर्मूला ज्ञात करके उसे याद नहीं करेंगे। अभी तक जितनी आकृतियों का आपने पढ़ा है फॉर्मूला, सूत्र, त्रिभुज को समझ लिए, चतुर्भुज में कई प्रकार के चतुर्भुज को समझे हैं, उनका उपयोग करके ही हम कई प्रकार के बहुभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। जैसे मान के चलिए कि आपका एक खेत है जो कुछ इस प्रकार है बच्चों, जरा ध्यान दीजिए, कुछ इस प्रकार से है। ये आपके खेत की संरचना है जिसका नाम भी आप दे सकते हैं ABCDE। इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। आपने बाहर से इसकी आरी माप निकाली है और आपने पाया है कि ये आपका है 12 मीटर, ये है आपका 16 मीटर, ये भी उतना ही है 16 मीटर। मान के चलिए यहाँ मिल रहा है, सॉरी 16 मीटर। और इस सब को जब मापा गया है तो ये है 6 सेंटीमीटर, ज़्यादा लीजिए 8 सेंटीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है कि इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब ये देखिए बहुभुज है 1 2 3 4 5 भुजाओं वाला, तो हम अलग से कोई फॉर्मूला 5 भुजा के लिए नहीं पढ़ेंगे। हम क्या करेंगे कि इसी को बनाएंगे, इसी आकृति को 2 या 2 से अधिक भागों में बांट देंगे
और बांटने के बाद हम लोग उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। जैसे कैसे कर सकते हैं इसमें, देखिए एक तरीका तो ये है कि B से D को मिला दें। अब यह दो आकृतियों में बन गया, एक आपका आयताकार हो गया और एक त्रिभुजाकार हो गया। इस त्रिभुज की तीनों भुजा पता है आपको, 8 8 और ये वाले कितना हो गई 12। इस आयत की लंबाई और चौड़ाई आपको पता है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको अलग से फॉर्मूला नहीं चाहिए। आप क्या करेंगे, पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे निकलेगा, लंबाई गुना चौड़ाई। पुनः से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तीन भुजाएं आपको मालूम है, 8 8 और 12। तो हीरोइन का सूत्र लगाइएंगे आप, √s इंटू s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। उसकी सहायता से आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे और इस प्रकार आपको पूरे आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अब आगे हम ऐसे समतलीय आकृतियों के लिए कोई नया सूत्र नहीं पढ़ने जा रहे हैं, बल्कि जब आप समतलीय आकृति देखिए विभिन्न आकृति का, तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इसे दो भागों में, ज़रूरत पड़े तो 3 भागों में या और अधिक भागों में आप बांट कर उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा एक उदाहरण हम लोग आइए साथ में मिलकर करते हैं। प्यारे बच्चों, एक खेत की आकृति आपको अभी स्क्रीन पर दिख रही होगी। इसका कुछ इस प्रकार का आकृति है। आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या दिया गया है कि बिंदु ए से बी सी डी सबका नाम दिया गया है, साथ ही साथ यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 100 है, इधर 40 है, फिर पूरा 250 है, यहाँ तक 300 है, इधर 60 है। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक एक आकार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको नहीं मिलेगा। हम इसे 2 या 2 से अधिक भागों में विभक्त करेंगे और ये तो बहुत पहले से विभक्त हुआ है, सिर्फ आपको क्षेत्रफल ज्ञात करके उसका योग कर देना है। आइए हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। इसके लिए कुछ और बिंदु है, इसका भी आप नामकरण कर सकते हैं। ए बी सी डी तक तो नाम हो गया है, आइए हम इसे ई नाम दे देते हैं और इसे एफ नाम दे देते हैं। बीच के बारे में हम आपको बता दें, ए से ई तक की लंबाई 100 दिया गया है, ए से एफ तक की लंबाई 250 है और ए से सी तक की लंबाई 300 है। अब ध्यान दीजिए इसमें कितनी आकृतियां बन रही है बच्चों, 1 2 3 और 4। इन चारों आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करके यदि हम जोड़ दें तो पूरे आकृति ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। हमें ज्ञात करना है आकृति ए बी सी डी का क्षेत्रफल। कैसे ज्ञात करेंगे जरा ध्यान दीजिए। छोटे छोटे भाग पहले लिख लेते हैं। एक त्रिभुज ये है तो हो जाएगा, ए आर का मतलब एरिया लिख रहे हैं बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, ए ई बी प्लस एरिया ऑफ एक और ट्रायंगल हमारा बन रहा है ई बी सी प्लस एक और ट्रायंगल हमारा बन रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसका क्या नाम हो जाएगा, एफ डी सी या एफ सी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ सी डी। क्या और भी एक बच गया, ये बड़ा सा ट्रायंगल, क्या नाम दे देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एफ या ए एफ डी। कुल कितने त्रिभुज हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। आइए हम निकाल लेते हैं और सबको योग कर देंगे, पूरे आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ट्रायंगल है तो फॉर्मूला लगेगा 1/2 गुना आधार और शीर्ष लंब, किसके लिए, ए ई बी के लिए। ध्यान दीजिए यहाँ ए ई बी। इसकी बात यदि हम करें तो क्या हो जाएगा, ए ई और बी ई, ए ई गुणा बी ई प्लस इसी प्रकार दूसरा है हमारा ई बी सी, ई बी सी क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2 गुणा बी ई गुणा
EC या CE प्लस इसी प्रकार 1/2 गुना अगला त्रिभुज है हमारा FCD क्या हो जाएगा 1/2 गुना CF गुना FD प्लस एक और ट्रायंगल है उसका भी हम लोग लिख लें, क्या हो जाएगा 1/2 गुना उसी प्रकार FD और AF। अब सिर्फ आपको क्या करना है, सबका मान रख देना है और उसको कैलकुलेट कर लेना है। तो आइए हम लोग मिलजुल कर सबका मान रखते हैं। इधर रख रहे हैं आपका 1/2 गुना, ध्यान दीजिए AE पर, AE कितना दिया गया बच्चों 100 गुणा BE, और BE का मान कितना है चित्र में देखें स्पष्ट हो जाएगा, प्लस 1/2 गुणा अगली बार है हमारा BE, तो ध्यान दीजिए BE का मान उतना ही है 40 गुणा CE, ध्यान दीजिए CE से लेकर E तक कितना हो जाएगा मान, पूरा AC का मान है 300 और A से E तक है 100, तो C से लेके E तक कैसे ज्ञात होगा, खुद से चर्चा कीजिए। पूरे 300 में से यदि 100 को हटा दें तो बाकी हमारा CE बच जाएगा जो कि हो जाएगा 200। ठीक इसी प्रकार से प्लस 1/2 गुना अगला जो हमारा है आकृति में CF, ध्यान दीजिए CF कितना हो जाएगा, पूरा 300 और यहाँ तक 250, 250, दोनों को घटा देंगे तो हो जाएगा 50 गुणा FD, और FD का मान देखिए बच्चों दिया गया है 60, प्लस 1/2 गुना अगली आकृति है हमारा FD अर्थात 60 गुणे AF, A से लेकर F तक कितना गया है 250। बस ये मेहनत करके क्या करना है, सबका मान लिख लेना है और उसके बाद सबको हल करके जोड़ लेना है। आइए हल कर देते हैं। 20 100 प्लस इसको भी हल करें आप तो क्या हो जाएगा 100 40 100 प्लस इसका भी उसी प्रकार हल कर लें 30 1500 प्लस इसे यदि हल कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा 25 दिया 7500। अब सबको एक जगह कर लें, फाइनली हमको मिल गया 2 0 5 5 10 बकाया 1 8 1 9 4 13 2 15,000। यदि सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, और नहीं कुछ है तो आप वर्ग इकाई लिख सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक हमेशा वर्ग इकाई में ही रखते हैं। इस प्रकार से कैसा भी आकृति हो उसे आप 2 या 2 से अधिक भागों में बांटें, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाकर निकाल लें, सबको योग कर दें, आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। ऐसी कई आकृतियां आपके पाठ्य पुस्तक में दी गई है। हम लोग लगभग समतलीय आकृति जितना भी है उसकी जानकारी प्राप्त किए हैं। विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज या उससे अधिक प्रकार का कोई भी बहुभुज, विभिन्न प्रकार के त्रिभुज, इनका क्षेत्रफल, वृत्त एवं परिमाप आप आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। अब हम लोग जब नई कक्षा में मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे ठोस आकृति के बारे में कि उसमें क्या क्या होता है और उसका कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग आयतन, क्षेत्रफल इत्यादि इत्यादि। तो समतलीय आकृति का प्रश्न आपको जहाँ भी मिले उन सारे अभ्यास के प्रश्नों को आप बना जाएं। विभिन्न प्रकार की आकृति आप खुद से ड्रॉ कर सकते हैं और मित्रों के साथ साझा करके एक दूसरे के साथ उस प्रश्न को बनाइए। तो आशा है आप सभी प्रश्नों को आसानी से बना पाएंगे। तो हम लोग जब मिलेंगे नई कक्षा में तो बात करेंगे विभिन्न प्रकार की ठोस आकृतियाँ, उसके आयतन, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके पृष्ठ इत्यादि की। तो मिलते हैं नई कक्षा में और नई जानकारी के साथ। तब तक आप खूब अभ्यास करते रहिए एवं खुश रहिए। नमस्कार।